तो किस्सा ये है कि मेरी शादी भी इसी तरह हुई थी कि चट मंगनी और पट ब्याह। ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बहुत कम ऐसे वाकयात होते हैं कि जिसमें जल्द लिए गए फैसले अच्छे साबित हों। इसलिए चट मंगनी पट ब्याह नहीं होना चाहिए। जैसा कि अल्लाह पाक का फरमान है, वाज़ा अन तकरहू शयअन वयजअलल्लाहु फीही खैरन कसीरा, कि मुमकिन है कि जिस चीज़ को तुम नापसंद कर रहे हो और अल्लाह ताला ने उसमें आपके लिए कोई भलाई रख दी हो, कोई खैर रख दी हो। जब फैसला हो गया है कि शादी का, तो क्या लड़का और लड़की आपस में मिल सकते हैं? जब आप एक शादी के लिए, रिश्ता ज़वाज के लिए अपना ज़ौज ढूंढ रहे हैं, तो क्या चीज़ें हैं? 4 चीज़ें। उनमें सबसे पहले आ जाता है हस्ब नस्ब और खूबसूरती यानी हुस्न जमाल, और फिर है दीनदारी। कि शुरू में लड़कों को सिखाया जाता है कि तुमने रोब नहीं डालने देना अपने ऊपर बीवी का। मियां और बीवी के दरमियान कोई इंसल्ट नहीं होती है, चंद सेकंड्स की बात होती है। जब इंसान को गुस्सा आता है, उस गुस्से वाले चंद सेकंड्स को गुजर जाने दें कि एक दूसरे के ऐबों को छुपाना है, एक दूसरे की गलतियों को छुपाना है। किससे छुपाना है? दूसरों से। आप दोनों के अलावा जो भी कोई तीसरा है वो दूसरा है आपके लिए। औरत जो है वो मादी चीजों से मोहब्बत छोड़ सकती है फकत इस बात से कि मर्द उसके साथ मीठे 2 बोल बोल। कितना भी इख्तिलाफ हो जाए आप दोनों में, मियां बीवी में, आपने अब बात करना बंद नहीं करनी। हमें क्या चाहिए कि औरत और मर्द दोनों एक दूसरे की खूबियों पे नजर रखें। तो मैंने उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ की थी, ये दुआ की थी कि ए परवरदिगार, मैं ये जो कदम, पहला कदम अपने ससुराल में एक नए घर में लेके जा रही हूँ, मेरा ये कदम मेरे ससुराल वालों के लिए बाइस बरकत साबित करना और इन लोगों को मेरे लिए बाइस रहमत, बाइस बरकत बनाना। अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगी कि खवातीन जो सास होती खातून हैं, उनको कुछ इनसिक्योरिटी होती है अपनी बहू से कि अब ये जो आने वाली है ये मेरे बेटे को मुझसे अलग ना कर दे। लेकिन जो लड़कियां हीरो, जो फिल्मों में आने वाले हीरो हैं, उनको जब आइडलाइज करेंगी तो फिर अमली जिंदगी में क्या होगा कि शादी तो वो उनकी हो जाएगी, लेकिन उनकी अपने शौहर के साथ कभी अटैचमेंट हो ही नहीं पाती है। वो दिल से उसको कबूल ही नहीं करती है, क्योंकि अपने ख्वाबों का शहजादा उसने कुछ और को बनाया होता है। मेरी जुबानी। तो सिंपल सी बात यह है कि जो मेरी शादी का एक्सपीरियंस है, मेरी ज़िंदगी के नशेब व फराज, और इस अरसे में मैंने जो एक्सपीरियंसेस किए, जो तजर्बात किए, मैं वो चाहती हूँ कि मैं इस कोर्स के ज़रिए अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को जो मेरे साथ इस कोर्स में शामिल हैं, मैं उनके लिए शायद कोई रहनुमाई दे सकूँ उन्हें, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं भी आप ही की जैसी हूँ और एक आम सी औरत हूँ जिसने ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ नशेब व फराज देखे, और आज आपके साथ वही नशेब व फराज शेयर करने आई हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारा 6ठा सेशन है इस मैरिज गाइडेंस कोर्स के हवाले से। और अपने किसी भी चीज़ को मैं ये चाहती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो गलतियाँ की या जो कदम उठाए और उनसे मुझे फ़ायदा हुआ, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ। और जिन चीज़ों को मैंने इस अरसा के दौरान देखा कि लोगों की शादियों में टूटने की कुछ वजूहात जो मुझे सामने आई, या इख्तलाफात की कुछ वजूहात जो मुझे समझ आई, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहला पॉइंट इस हवाले से जो है वो, इस बात को मैं डिस्कस करूँगी, वो है चट मंगनी और पट ब्याह। इस टर्म को आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुन रखा होगा, बड़े लोग इस बात को बयान करते हैं। और अगर मैं अपनी शादी की बात करूं, जो कि मैं एंड पे ज़्यादा इसका ज़िक्र करूंगी, तो किस्सा ये है कि मेरी शादी भी इसी तरह हुई थी कि चट मंगनी और पट ब्याह। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ये तजुर्बा जो सा था, मेरा क्या, हमारा कहना चाहिए कि बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। लेकिन इसको फार्मूला नहीं बनाया जा सकता, और मैं यही समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो इसका नतीजा होता है वो ठीक नहीं होता। ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बहुत कम ऐसे वाक़यात होते हैं कि जिसमें जल्द लिए गए फ़ैसले अच्छे साबित हों। इसलिए चट मंगनी पट ब्याह नहीं होना चाहिए। दोनों ख़ानदानों के पास मौका होना चाहिए कि वो एक दूसरे को जान सकें, और दोनों ख़ानदानों को ही क्यों, बल्कि लड़का और लड़की को भी पूरा हक़ है कि वो एक दूसरे को जाने। दोनों ख़ानदानों के पास इतना वक्त होना चाहिए कि वो एक दूसरे को जाने, शादी के लिए भी और एक दूसरे को समझने के लिए भी, और उनके पास इतना मौका हो कि वो आने जाने से ही पहचान सकेंगे कि हमने ये रिश्ता बरकरार भी रखना है या हमने ये फ़ैसला वापस लेना है कि जो हम कर चुके हैं। तो ये तभी मुमकिन होता है जब आप एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरह एक दूसरे की तरफ आते हैं और जाते हैं। उसके बगैर ये बात मुमकिन ही नहीं हो सकती है। और
अगला स्टेप ये आता है कि जैसा कि हमारे माशरे में आमतौर पे होता भी है, ऐसे होता है कि जल्दी से फ़ैसले हो गए और लड़का लड़की की शादी जो सी है वो तय पा गई। अब ये कोई आइडियल सूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो गया, अगर कभी ऐसा हो गया, तो फिर आपने उस वक्त क्या करना है, यानी अब करना क्या है। अब तो हो गया मामला, अब इस सिचुएशन में से निकलना कैसे है। अब असल टास्क ये होता है, और वो बोझ डायरेक्ट लड़की और लड़के दोनों के कंधों पे आता है कि उन्होंने इस सिचुएशन में अपने आप को कैसे हैंडल करना है, कैसे एडजस्ट करना है, या यूँ समझिए कि किस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी का ये जो चैलेंज है इसमें से अपने आप को इसको फेस करना है। तो उसका एक आसान सा और फार्मूला यही है कि अपने जहन को बनाएं, मेकअप कर लें, लड़का भी और लड़की भी, कि जो होना था वो हो गया। अब हमने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है हर चैलेंज के लिए, क्योंकि सब कुछ नया है, एक दूसरे की जान पहचान भी नहीं है। लेकिन जब एक लड़की भी फैसला कर लेती है और लड़का भी फैसला कर लेता है कि अब हमें जो भी मुश्किल पेश आएगी हमने इसको खंदा पेशानी से फेस करना है, हम उसके लिए रेडी हैं। बहुत मर्तबा ऐसे होता है कि हमारे जो ख़यालात हैं एक पार्टनर के दूसरे से मिलते नहीं हैं, ख़यालात नहीं मिलते हैं, हमारे जज्बात नहीं मिलते हैं, इख्तलाफ राय होता है। और लेकिन कुरान पाक की एक आयत का यहाँ पे एक हवाला दूँगी, जैसा कि अल्लाह पाक का फरमान है, फ़असा अन तकरहू शयअन वयजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा, कि मुमकिन है कि जिस चीज़ को तुम नापसंद कर रहे हो और अल्लाह ताला ने उसमें आपके लिए कोई भलाई रख दी हो, कोई खैर रख दी हो। यानी कि बज़ाहिर कुछ चीज़ें ऐसी भी आपको लग रही होती हैं कि अच्छी नहीं हैं, हमारे दिल को अच्छी नहीं लग रही होती, फ़ैसला हो गया, लेकिन इसी चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना। अब तो हो गया है, अब इसको निभाना है, बहुत अच्छे तरीके से चलना है, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और उसके लिए सबसे पहले अपने जहन को तैयार करना है। जहन की तैयारी है, एक्सेप्टेबिलिटी है, कि एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है हर तरीके से, उसकी अच्छाई बुराई जो कुछ भी है। अब आपने एक दूसरे के साथ मिल के कदम से कदम चला के चलना है। और इसी चीज़ के बाद अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे कुछ पूछते हैं लोग कि जब फ़ैसला हो गया है कि शादी का, तो क्या लड़का और लड़की आपस में मिल सकते हैं? तो बिल्कुल मिल सकते हैं और मिलना चाहिए, लेकिन बात क्या आती है कि हमारी इस हवाले से हदूद क्या हैं। बीइंग अ मुस्लिम, हमारी कुछ तहज़ीब, हमारी इस्लामिक कल्चर, हमारी रवायात है, उसको भी मद्देनज़र रखना है। इस्लाम जो पाबंदी लगाता है उसमें जो मैसेज है वो सिर्फ यही है कि अखलाकी हदूद का ख्याल रखना है, कोई अखलाकी बुराई ना हो। लड़का और लड़की मिल सकते हैं, लेकिन उनकी बातचीत का महवर सिर्फ वही गुफ्तगू होनी चाहिए जो कि वो जिस मकसद के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, कि वो एक दूसरे को जान सकें, वो एक दूसरे को पहचान सकें। उनकी गुफ्तगू का मौजू किसी और तरफ नहीं जाना चाहिए। हुदूद और क़ुयूद का ख्याल रखते हुए एक दूसरे से मिलने में, एक दूसरे से बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है। ये हुदूद को जब हम फलांगते हैं, आगे निकलते हैं, तो ख़राबियाँ और ख़ुराफात वहीं पे पैदा होती हैं। इसके अलावा आप यूँ भी कह सकते हैं कि अगला मौजू ये आ सकता है कि भी हम अगर रिश्ते का इंतखाब करें तो उस वक्त हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको रिश्ता करने से पहले हमें सोचना चाहिए। तो उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक, बल्कि 2 हदीस है, वो मैं दोनों आपके साथ शेयर करती हूँ। एक मरतबा एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं फ़लाँ कबीले में निकाह करना चाहता हूँ, मेरा इरादा है कि मैं उस कबीले में निकाह करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़रा देख लेना, क्योंकि उस कबीले की ख़वातीन की आंखों में कुछ ऐब सा पाया जाता है। यानी आपने एक इशारा दे दिया कि जैसे हो सकता है कोई जेनेटिकली कोई ख़ानदान में, कबीलों में कोई ऐसी बीमारी होती है, कोई मर्ज़ होता है जो नस्ल दर नस्ल चलता है। तो इससे हमें क्या रहनुमाई मिली कि हमें एक दूसरे को सिलेक्ट करने के लिए अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखें तो इसमें कोई मुमानियत और कोई बुराई नहीं है। और दूसरा एक और हदीस मुबारक है इस हवाले से कि निकाह की तरगीब जो एक लड़का लड़की के लिए निकाह के लिए फ़ैसला करता है, तो उसकी जो इस बात के लिए तैयारी होती है उसमें उसे 4 चीज़ों की तरफ जो है वो तवज्जो करनी चाहिए। और वो 4 चीज़ें कौन सी होती हैं, यानी कि प्रायोरिटी आपने सेट करनी है कि क्या क्या चीज़ें देखनी हैं। जब आप एक शादी के लिए, रिश्ता ज़वाज के लिए अपना ज़ौज ढूंढ रहे हैं तो क्या चीज़ें हैं, 4 चीज़ें।
उनमें सबसे पहले आ जाता है मालो दौलत, हस्बो नस्ब और ख़ूबसूरती यानी हुस्न व जमाल, और फिर है दीनदारी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दीनदारी को फ़ौक़ियत दो, कि दीनदारी जो सी है उसको अहमियत देनी चाहिए। यानी कि अब प्रायोरिटी हमने देनी है कि दीनदारी सबसे पहले होनी चाहिए। जो लड़की है वो अच्छे अखलाक की हो, अच्छे किरदार की हो, उसका हुस्न जमाल भी देखना चाहिए, उसका ख़ानदान, उसका हसब नसब देखना चाहिए कि वो किस ख़ानदान की है। इन सारी चीज़ों को जो है वो हमें मद्देनज़र रखना बेहद ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि रिश्ता हो गया और सिलेक्शन हो गई, तो अब क्या होगा कि एक लड़की है वो नए ख़ानदान में जा रही है, उसके बाद क्या स्टेप्स होंगे। मैं कुछ बुनियादी बातें आपसे पहले शेयर करूँगी, फिर मैं आपको अपनी कहानी भी बताऊँगी। एक मौका आता है कि लड़की भी सोचती है और लड़का भी कि पहल कौन करे। पहल किस चीज़ में, यानी तस्कीर कल्ब के लिए, या कह लें एडजस्ट होने में, पहला कदम कौन उठाए। तो इस हवाले से ये मेरी ओपिनियन है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, कि पहल हर उस शख्स को करनी चाहिए। डिपेंड करता है जिसको मौका मिल रहा है, खा वो लड़की हो या वो लड़का हो, पहल वही करेगा जिसको मौका मिल रहा है। इसमें गौर करने की बात यह है कि अगर लड़की ने पहल कर दी है तो लड़के को चाहिए कि वो उसका खैर मकदम करे, उसके उठाए हुए एक अच्छे कदम को जो एप्रिसिएशन उसको दे, उसको रिस्पेक्टफुल तरीके से उसका वेलकम करे कि जी उसने आपकी तरफ कदम बढ़ाया है। और यही कदम अगर लड़का बढ़ाता है तो तरीका फिर लड़की को यही रखना चाहिए। उसको किसी, यानी एक पार्टनर अगर आपकी तरफ पहला कदम उठाता है तो उसमें दूसरे को किसी फ़ख्र का शिकार नहीं होना चाहिए कि मेरी जीत हो गई, उसने पहला स्टेप उठाया है। बाद औक़ात ये गलत फहमियाँ भी लोग एक दूसरे के जहनों में डाल देते हैं कि शुरू में लड़कों को सिखाया जाता है कि तुमने रोब नहीं डालने देना अपने ऊपर बीवी का, तुमने जोन सा ना इस तरीके से चलना है कि वो तुम्हारे हर बात में हाँ मिलाए, वरना सारी उम्र उसके नीचे दब के रहोगे। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत हिदायत जारी की जाती है। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए रहनुमाई देनी चाहिए कि जो कुछ भी हो, जो भी मसाइल हो, एक दूसरे के साथ बातचीत करके उसको डील करना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं इख्तलाफ राय की। इख्तलाफ राय एक नॉर्मल सी बात है। दो लोग जो अलग अलग शख्सियत के मालिक हैं, दोनों की अपनी अपनी पसंद है, नापसंद है, तरजीहात हैं। ये कैसे मुमकिन है कि एक लड़की अगर शादी करके गई है तो फ़ौरन एब्रप्टली वो फ़ौरन उसी तरीके की सोच अपनी तब्दील कर दे जैसे कि लड़के की सोच है। और ना ही ये बात लड़के के लिए होगी कि वो अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाता जाए। सबको अल्लाह ताला ने अक्ल और शऊर दिया है, और ये अल्लाह ताला के रंगों में से एक रंग है जो उसने हर बंदे की सोच को एक मुख्तलिफ अंदाज़ दिया है। हर बंदा एक मुख्तलिफ एंगल से सोचता है। आप एक मसले को रख दें 2-3 लोगों के सामने, हर कोई आपको डिफरेंट तरीके से उसका हल बताएगा। तो ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, इस पर खुश होना चाहिए। लेकिन चीज़ क्या होती है कि आपका इख्तलाफ राय जौन सा है वो बढ़ना नहीं चाहिए। इख्तलाफ राय होना एक नॉर्मल चीज़ है, एबनॉर्मल नहीं है। लेकिन मसला तब पैदा होता है जब मियाँ बीवी का इख्तलाफ बढ़कर इंतहा तक पहुँच जाता है। आपने उसे एक्सट्रीम पे नहीं पहुँचने देना। यहीं पे आपकी ज़िंदगी के, वरना जो है ना लाइफ टर्निंग पॉइंट जो उनसे ना आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी बदल जाती है, कि जब आप दोनों के दरमियान पाए जाने वाला इख्तलाफ जो उनसा है वो पीक पे चला जाता है। आपके दरमियान बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। किसी को भी अपने इख्तलाफ को अना, ज़िद और हट धर्मी की भेंट नहीं चढ़ने देना। इख्तलाफ होना तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन मसला फिर वही पैदा होगा कि जब एक, अगर फ़र्ज़ करें लड़की की बात को उसके मियाँ ने रिजेक्ट किया है, इख्तलाफ किया है, तो वो उसको अपने लिए इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती का मसला ना बनाए कि मेरी बात को रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिली या मेरी इंसल्ट कर दी है। इसको मियाँ और बीवी के दरमियान कोई इंसल्ट नहीं होती है। आप दोनों का जो भी इख्तलाफ है मिल बैठ के आपस में एक दूसरे के साथ दलाइल से बात करें। और इस सिलसिले में सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब दो पार्टनर्स के दरमियान इख्तलाफ राय होता है तो एक पार्टनर को चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अक्लमंद वही होगा जो उस मसले को ख़त्म करने के लिए डिफ्यूज़ कर दे उस झगड़े को, एक उठ के बाहर चला जाए। इसका सबसे आसान और हल यही होता है। इसका मतलब मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगी कि आप उसकी बात मान लें,
बिल्कुल भी नहीं, मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगी। सिर्फ थोड़ी देर के लिए, चंद सेकंड्स की बात होती है जो जब इंसान को गुस्सा आता है, उस गुस्से वाले चंद सेकंड्स को गुजर जाने दें, काम डाउन होने दें या खुद काम डाउन हो जाए। उसके बाद आप देखिए वही शख्स, चाहे वो लड़की हो या लड़का, जो उस वक्त गुस्से की हालत में बेचैन होता है और पागलों जैसा बिहेव कर रहा होता है, कुछ वक्त गुजरने के बाद वो तहम्मुल मिजाज हो जाता है, तो वो खुद बल्कि अपने रवैये पे सॉरी महसूस कर रहा होता है, उसको गिल्ट हो रहा होता है कि मैंने गलत किया है। और यही दूसरे पार्टनर की जोन सी है वो कामयाबी है कि उसने उस मसले को ख़त्म कर दिया है। आप दोबारा उस बात को ले लेंगे, दोबारा अपनी दलील पेश करेंगे प्यार और मोहब्बत से। बड़ी दफ़ा ऐसे भी देखा है कि जिस बात को कोई फौरी तौर पे एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन वही बात आपके प्यार मोहब्बत के अंदाज़, यानी अंदाज़े बयां अगर आपका अच्छा होगा, तो वही बात जो पहले किसी के लिए काबिल कबूल नहीं होती, दूसरा खुद उसको कबूल कर लेता है। तो आपका यानी हर पार्टनर ने ये सोचना है, ये मैं सिर्फ औरतों के लिए बात नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ औरतें इस बात का ख्याल रखें, बल्कि मर्द को भी तो अपने घर में सुकून चाहिए ना। ये बातें दोनों पार्टनर्स के लिए है कि अगर एक गुस्से में है, बादुकात औरतों को भी जाहिर है गुस्सा आ सकता है, नॉर्मल इंसान है वो, गुस्सा तो किसी को भी आ सकता है। तो मर्द को चाहिए कि वो चुप करके खामोशी से उस कमरे से निकल जाए, अगर मर्द को गुस्सा है तो औरत निकल जाए। अच्छा, इस हवाले से एक और बात, कुरान पाक का एक जगह पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से मियाँ बीवी के रिश्ते को बयान किया गया है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व आंतुम लिबासुल लहुन्ना। हुन्ना लिबासुल लकुम यानी कि तुम यानी औरतें उनका लिबास हो, और व आंतुम लिबासुल लहुन्ना और तुम यानी मर्द उनका लिबास हो। मर्द और औरत दोनों को लिबास की तशबीह दी गई। आज से पहले भी आप लोगों ने इस मिसाल को बहुत दफ़ा सुन रखा होगा, लेकिन ये क्या करें, ये मिसाल ही इतनी हसीन है, इतनी खूबसूरत है कि इसको जब इंसान सोचता है तो फिर ख़ुद सोचने लग जाता है कि वाकई परवरदिगार ने अगर ये मिसाल औरत और मर्द एक मियाँ बीवी के लिए सिलेक्ट की है तो इसकी बहुत हिकमतें हैं। हो सकता है किसी ने अगर नहीं भी सुना, मैं इसको रिपीट भी कर सकती हूँ कि लिबास का जो काम है इंसान के ऐबों पे पर्दा डालना, उसकी सतर पोशी करना और उसको गर्मी और सर्दी यानी एनवायरनमेंट के माहौल के से बचाना। तो मियाँ बीवी ने भी बस ऐसा ही किरदार अदा करना है। क्या किरदार? कि एक दूसरे के ऐबों को छुपाना है, एक दूसरे की गलतियों को छुपाना है। किससे छुपाना है? दूसरों से। आप दोनों के अलावा जो भी कोई तीसरा है वो दूसरा है आपके लिए। आपने अपने घर के छोटे छोटे इख्तलाफात को उठा के बाहर नहीं ले जाना। अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। जैसे मैंने ये ज़्यादातर औरतों में देखा है, और मैं अफसोस के साथ कहूँगी, ज़ाहिर है मैं ख़ुद भी एक औरत हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है औरतें जब शादी होती है अपने ससुराल जाती हैं, क्या करती हैं? छोटी छोटी बातें उठा करना, अपने घर की, अपने ससुराल की, अपने मेके जब जाती हैं तो वहाँ पे शेयर करती हैं। और इंतहाई बुरी हरकत है ये। आप उस घर की अब अमीन हैं, जिस घर में आप उनका मेंबर बनी हैं, आप गई हैं उस घर में, वो सारे आपके घर में नहीं आए। इसलिए आप उस वक्त आपका जो किरदार है वो बहुत मस्बत होना चाहिए। इंतहाई अच्छा किरदार यही होता है कि जो बीवी बन के गई है उस घर में मसाइल होंगे, जेठ के होंगे, देवर के होंगे, नंदों के होंगे, घर के इंटरनल कितने छोटे छोटे प्रॉब्लम और मसाइल होते हैं। औरत का ये किरदार है, और भला किरदार, कि वो उनकी बातों को किसी के साथ घर जाके शेयर ना करे, क्योंकि ये ज़्यादा औरत पे ज़िम्मेदारी मैं कहूँगी। लेकिन इसके बाद मर्द की क्या ज़िम्मेदारी कि जब वो औरतों के घर, अपनी बीवी के घर जाए, उस घर में अगर वो किसी की कोई कोताही देखता है, किसी चीज़ में कोई कमी देखता है, या आप कह लीजिए कोई ऐप भी हो सकता है, इंसान है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका काम ये है कि वो वहाँ की बात वहीं छोड़ दे। वो उठा के अपने घर, अपने माँ बाप के बीच में, अपने बहन भाइयों के बीच में, अपनी बीवी के ख़ानदान के ऐबों पे जो है वो उसको डिस्कस ना करें। और होता है ऐसे, बहुत से मर्द ऐसे भी करते हैं कि उठा के हंसी मजाक में उनके घर की जो बातें हैं वो अपने घर में उठा के करते हैं। तो ये वो चीज़ है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट खो देते हैं। रिस्पेक्ट तभी आती है दोनों के दिलों में कि जब वो एक दूसरे के रिश्तों को ऑन करते हैं, यानी रिश्तेदारों को, हर अच्छी बुरी बात को अपने साथ, कि अब बीवी की जो भी मसाइल हैं, जो भी बातें हैं, उसके ख़ानदान से मुतल्लिक मेरे मसाइल हैं। और औरत का भी यही किरदार होना चाहिए कि जब मेरे मर्द के घर में होने वाले जो भी मसले और मसाइल हैं वो मेरे हैं, वो खाली उसके नहीं हैं।
तो ये वो चीज़ होती है जिससे औरत और मर्द एक दूसरे का ट्रस्ट भी जीतते हैं। ट्रस्ट जीतना, अब ये भी एक बात रखी गई एक जगह कि औरत और मर्द एक दूसरे का ट्रस्ट कैसे जीत सकते हैं। बहुत आसान और सिंपल सी बात है कि जब एक शख्स वफादारी के साथ, एक औरत है, अपने शौहर की कमाई को एक अच्छे और सलीके के साथ इस्तेमाल करती है, घर के बजट का ख्याल करती है, चीज़ों को मैनेज करती है, घर की सफाई सुथराई, उसके बच्चों की तालीम व तरबियत और घर में जो भी मामलात हैं उनको अच्छे तरीके से देखेगी, तो क्या उसका शौहर जो है वो शऊर नहीं रखता? वो देखेगा नहीं। यही तो वो छोटी छोटी बातें होती हैं कि जो एक शौहर जो है वो अपनी बीवी में देखना चाहता है। इसी तरह बीवी का ट्रस्ट एक मर्द के लिए कैसे हो सकता है कि बीवी अपने शौहर पे ट्रस्ट करे। बीवी के, आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि बीवी अपने शौहर में क्या देखना चाहती है। वो देखना चाहती है सबसे पहले उसकी वफादारी, उसकी मोहब्बत, उसकी माशी कफ़ालत कि वो उसके घर का बोझ सही तरीके से उठाने वाला हो, गैर ज़िम्मेदार ना हो, उसके औरत के यानी जज्बात का ख्याल करने वाला हो, उसके दुख दर्द को समझने वाला हो। ये मोटी मोटी कुछ बातें होती हैं। और फिर ये कि एक मर्द अपना वक्त अपनी जॉब के अलावा जो बाकी का वक्त है वो अपने घर, जिसमें कि उसके वालिदैन भी, बीवी बच्चे सब आते हैं, कि वो उनको टाइम दे। जब औरत अपने मर्द की हर चीज़ को जानती है, उसके सामने उसके शब व रोज़ होते हैं, तो उस मर्द के बारे में औरत खुद ब खुद ट्रस्ट करने लग जाती है। चीज़ों में झोल वहीं पे आता है जब चीज़ें छुपाई जाती हैं, जब आप अपनी ज़ुबान से बयान कुछ करते हैं और हकीकत कुछ और होती है। और अगर इस हवाले से मैं आपको ये कहूँ कि औरत जो है वो मादी चीज़ों से मोहब्बत छोड़ सकती है फ़कत इस बात से कि मर्द उसके साथ मीठे दो बोल बोल ले, मोहब्बत के साथ बात कर ले, उसकी एप्रिसिएशन कर ले। औरत तारीफ़ पसंद करती है। मैं यहाँ पे झूठी तारीफ़ की बात नहीं कर रही हूँ। जो औरत यानी बीवी की शक्ल में अपने मर्द के घर का ख्याल कर रही है, ईमानदारी से उसके साथ चल रही है, तो क्या वो इस बात की मुस्तहिक नहीं है कि उसकी तारीफ़ की जाए, उसको सराहा जाए, उसकी अप्रिसिएशन की जाए। आप यकीन करें कि जब आप अपनी बीवी की कदरदानी करेंगे, और यही है कि वो आपका कुछ भी नहीं कहेंगे ना, वो आपसे कुछ नहीं मांगेगी, वो हर तरीके से एडजस्ट करेगी। उसको सिर्फ आपकी खुलूस की ज़रूरत है, आपकी अप्रिसिएशन की ज़रूरत है, आपकी कदरदानी की ज़रूरत है। और सारी मादी चीज़ों को जो है ना वो उनसे मोहब्बत करना छोड़ सकती है। अब दूसरे नंबर पे एक बात है कि अगर मर्द औरत को वो तमाम सहूलतें नहीं दे सकता जिस तरह के वो इर्द गिर्द के माहौल में देखती है, जैसे किसी अपने रिश्तेदारों के घरों में कि उनके घर मेड्स काम कर रही हैं, ब्रांड्स के कपड़े पहन रही हैं, ज्वेलरी, जूते, एवरीथिंग, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो उसको मैसर नहीं है। शौहर देख रहा है कि मैं उसको उस लेवल की सहूलतें अगर नहीं दे पा रहा हूँ, तो अब एक काम है जो वो कर सकता है, वो यही है कि उसकी इस चीज़ की तारीफ़ करे कि तुम कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हो, कितने सब्र के साथ चल रही हो, और मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिला है। यही वो बातें होती हैं, यही वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो औरत को खुश कर देती हैं। उसको एक एतमाद मिलता है। औरत को एतमाद चाहिए। जब आप उसको एतमाद देते हैं तो वो आपके साथ कदम से कदम मिला के चलती है। और एक और चीज़ कि जब एक लड़की बहू बन के जाती है अपने ससुराल में, तो वहाँ पे क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के आई हुई होती है, एक नया माहौल, नया ख़ानदान, उसका एडजस्टमेंट होना एक चैलेंज होता है। लेकिन इस हवाले से कोई बहुत बड़ी बड़ी तवक्कुआत नहीं होती, बुनियादी किस्म की 2-4 बातें होती हैं। सास ससुर क्या चाहते हैं कि जी आने वाली हमारी रिस्पेक्ट करे, हमारा ख्याल करने वाली हो, एक बात। दूसरे नंबर पर कि जी जिस भी बेटे के साथ उसकी जो बहू की शादी हुई है, हमारे बेटे की जो कमाई है उसका ख्याल करने वाली हो, उसको वेस्ट ना करे, उसको ज़ाया ना करे, उसकी कदरदान हो। ये बुनियादी 2-3 बातें होती हैं कि जो वो चाहते हैं कि हमारी आने वाली बहू इन चीज़ों का ख्याल रखे। तो ससुराल वाले भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई काट के खा जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप अच्छे तरीके से वक्त गुजारेंगे तो आपकी भी कदरदानी ससुराल में भी होगी। और एक और चीज़ कि आपने मियाँ बीवी में जब इख्तलाफ हो ना, एक बात तय कर लेनी है, और ये आप एक समझ लें की पॉइंट है जो मैं आपको अपनी गुफ्तगू का दे रही हूँ
और वो की पॉइंट क्या है कि आपने कितना भी इख्तलाफ हो जाए आप दोनों में, मियाँ बीवी में, आपने अब बात करना बंद नहीं करनी। आपने ये तय कर लेना है कि कुछ भी मसला हो जाए, इख्तलाफ किसी भी चीज़ पर हो, किसी भी बुनियाद पर, बात करना नहीं छोड़नी। बहुत से मियाँ बीवी ऐसे देखे जाते हैं कि जो अपनी इख्तलाफात की वजह से बात करना बंद कर देते हैं और बात को पीक तक पहुंचा देते हैं। अब वो इंतज़ार करते हैं, क्योंकि जब कुछ दिन गुजरते हैं तो फिर खुद एहसास होता है कि ये गलत हुआ है, हमने तो बात करना बंद कर दी। लेकिन अब वो ये सोच रहे होते हैं कि हमारे दरमियान अब बात कौन करवाएगा, अब सुलह कौन करवाएगा, अब सालिसी का किरदार कौन अदा करेगा। और ये मौका किसने दिया? आप दोनों के इस अमल ने, कि आपने एक दूसरे के साथ बातचीत करना बंद कर दी। तो इसीलिए जैसे कि मैंने अपनी गुफ्तगू के शुरू वाले हिस्से में कहा कि आपने अपने इख्तलाफ को एक्सट्रीम पे नहीं लेके जाना। वापसी के दरवाजे जैसे कहते हैं ना, बंद नहीं करने। इख्तलाफ को इख्तलाफ रहने दें, उसे दरमियाने दर्जे पे रखें। म्याना रवी, जैसे कि हमें सीरत तैयबा से भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें म्याना रवी का सबक दिया कि कोई भी ज़िंदगी का मामला हो, अपने मामलात में म्याना रवी इख्तियार करें। इसका मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी मसले को आपने बहुत ऊपर नहीं लेके जाना या बहुत नीचे नहीं गिर जाना, दरमियान में रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि मामलात अपने आप सुलझने लगते हैं। जब आपका इख्तलाफ इतना बढ़ेगा, आप कहेंगे जी तीसरा कोई शख्स आए हमारे दरमियान सुलह करवा दे, आपकी बात तीसरे तक पहुंची। और फिर ये भी होता है कि कई दफ़ा औरत या मर्द अपनी घर की बातें किसी तीसरे से जब शेयर करते हैं तो फिर डरने भी लग जाते हैं। उसे तो मना कर देंगे, आपने हमारे घर की बात नहीं बाहर करनी, मैंने आपसे सिर्फ शेयर की है। फिर आप डरते रहते हैं कि हो सकता है वो किसी वक्त किसी और जगह बात कर दे, आपके सर पे ये तलवार लटकती रहती है। तो इसलिए इसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपने अंदर की बात को तीसरे के साथ होने ही ना दें। आप अपने मसलों को इस हद तक मत बढ़ाएं कि आपके दरमियान गैप आ जाए। गैप आना यानी खलीज पैदा होना। आप गोया कि अपने दरमियान बाद औक़ात मियाँ बीवी क्या करते हैं, एक दूसरे को ताने देते हैं। दोनों की बात कर रही हूँ। जैसे कि अगर शौहर की मतलब सैलरी कम है और बीवी को उसकी कोई पसंद की चीज़ नहीं मिली है, तो वो उसको ये कहना शुरू कर दे कि मैंने तो कभी इस घर में खुशी देखी ही नहीं, मैंने तो कभी तुम्हारी कमाई जो सी उससे कोई चीज़ ख़रीदना मेरे नसीब में ही नहीं हुआ। इस तरह की बातें जब वो करेगी तो क्या होगा, घर का सुकून तहस नहस हो जाएगा। होगा कुछ नहीं, आप दोनों के दरमियान खिच जो है आपकी सेहत भी ख़राब करेगी। आपका शौहर आपसे दूर होगा, आप उससे दूर होंगी। मसले का हल ये नहीं है। इसी तरह अगर मर्द जो सा है उसको औरत की तरफ से अगर कोई कोताही हो गई है और वो उसको ताना देने लग जाए कि भी मैंने तो तुम्हारे अंदर कोई खूबी नहीं देखी है, तुम्हारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं देखी जिसकी तारीफ़ की जाए, तो इस चीज़ से बचना चाहिए। क्योंकि कोई भी बंदा मुकम्मल तौर पर, हम ये नहीं कह सकते कि वो बुराइयों का मुरक्का है। हर औरत या हर मर्द में कुछ ना कुछ खूबियाँ ज़रूर होती हैं, कमी बेशी तो सब में ही होती है। हमें क्या चाहिए कि औरत और मर्द दोनों एक दूसरे की खूबियों पे नज़र रखें। इस पॉइंट को जहन में रखें कि खामियों से कोई भी शख्स खाली नहीं है दुनिया का। हर शख्स में कोई ना कोई बुराई होगी, लेकिन उसमें कुछ खूबियाँ भी होंगी। तो आपका क्या काम है कि उन खूबियों पे नज़र रखें और उनको सराहें। इससे क्या होगा, आप में मस्बत सोच पैदा होगी, तामीरी सोच पैदा होगी। और यही कुछ छोटी छोटी सी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब मैं आपके साथ अपनी कहानी शेयर करती हूँ कि मैंने अपनी कहानी आपके साथ शेयर करने का क्यों सोचा। क्योंकि मेरी कहानी कुछ आम लोगों से मुख्तलिफ है। वो इस तरह मुख्तलिफ है कि मेरी शादी जो है, हमारी शादी वो सिर्फ़ 14 दिनों में तय पाई थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो उन्होंने दूसरे मुल्क से आना था और 1 माह की उनके पास छुट्टी थी। इसलिए उनके घर वालों ने फ़ैसला किया कि अब इसी 1 माह के अंदर हर चीज़ हमने तय कर लेनी है। शादी की रिश्ते से लेके शादी की तैयारियां, इवन कि मेरी डेट जो सी थी, हमारी डेट वो पहले ही फ़िक्स हो गई थी। अभी हमारा रिश्ता तय नहीं हुआ था, डेट पहले तय हो गई थी। लेकिन सब कुछ जो कुछ भी हुआ बहुत जल्दी में तय पाया। मेरे लिए मेरा ससुराल बिल्कुल नया माहौल, नया शहर। मैं लाहौर से, मेरे ससुराल वाले मुल्तान से। इतना ज़रूर था कि भी मुझे मेरे हस्बैंड की पिक्चर दिखाई गई और मेरी तस्वीर भी मेरे हस्बैंड को दिखाई गई। तस्वीर की हद तक हमने एक दूसरे को देखा और जो हमारे बड़ों ने फ़ैसला किया हमने उसको कबूल किया।
ये हुस्न इत्तेफाक है या अल्लाह ताला की, सबसे पहले तो अल्लाह ताला की रहमत है और हुस्न इत्तेफाक भी है कि हम लोगों के मिजाज बहुत हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और दूसरी बात ये कि इख्तिलाफ़ राय, फिर कहूँगी कि ऐसा नहीं कि नहीं होता, हम दोनों में इख्तिलाफ़ राय भी होता है। और यही कोशिश की थी शुरू दिन से कि इस इख्तिलाफ़ को बढ़ने नहीं देना, बात करना बंद नहीं करना, गैप नहीं आने देना। तो मैं अपना आपके साथ ये तजर्बा करूँ कि जब मैंने अपना निकाह के बाद रुखसती हुई और मैं अपने ससुराल जाने लगी हूँ, और यही मैं अपनी बहनों को और बेटियों को मशवरा भी दूँगी कि सिर्फ़ हम तवक्कुआत मत किया करें। एक हर बंदा सोचता है कि मेरा ये तवक्कुआत है कि ऐसा ससुराल होना चाहिए, ऐसा शौहर होना चाहिए। थोड़ा सा अपने ऊपर भी गौर करना चाहिए हर पार्टनर को, चाहे वो लड़की हो या लड़का। जब वो एक्सपेक्टेशन रखता है कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा हो, मेरा ससुराल ऐसा हो, उसकी ऐसी बैकग्राउंड हो, तो थोड़ा अपनी ग्राउंड रियलिटी को भी देखना चाहिए। फिर आप तवक्कुआत करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि तवक्कुआत फिर ज़्यादा नहीं होती या फिर आप डिसअपॉइंट नहीं होते। मैंने जब पहला कदम नीचे रखा अपने ससुराल में जाने के लिए, तो मैंने उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ की थी। ये दुआ की थी कि ए परवरदिगार, मैं ये जो कदम, पहला कदम अपने ससुराल में एक नए घर में लेके जा रही हूँ, मेरा ये कदम मेरे ससुराल वालों के लिए बाइस बरकत साबित करना और इन लोगों को मेरे लिए बाइस रहमत, बाइस बरकत बनाना। ये वो रिलेशन है जो एक दूसरे के साथ ताली की तरह होता है। ताली जैसे दो हाथों से बजती है, बिल्कुल इसी तरह रिलेशन को खूबसूरत बनाने के लिए दोनों तरफ से आपका, यानी कि आपकी जो अपनी सोच है दूसरों के बारे में वो भी अच्छी होनी चाहिए। फिर आप तवक्को करें कि मेरे साथ जो है वो कोई दूसरा अच्छा बिहेव करे। अल्लाह ताला ने मुझे ये अक्ल दी, ये समझ दी, मेरी इसमें कोई खूबी नहीं है, मेरे दिल में आया तो मैंने दुआ की। और मैं अपनी बेटियों को और बेटों को भी जो इस वक्त सुन रहे हैं, या मेरे भाई और मेरी बहनें, उन लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि जैसे हमारा मज़हब, हमारा दीन बल्कि हमें हर मौके पे रहनुमाई देता है कि हम अल्लाह ताला से उसकी रहमत मांगे और मदद मांगे, दुआएं मांगे, जो भी फ़ैसला हमने लेना होता है। तो मैं अपने लिए दुआ करती थी कि अल्लाह, मेरा जीवन साथी जो है वो बेहतरीन इंसान हो। जब वो बेहतरीन इंसान होगा, अल्लाह के हकूक़ अदा करने वाला होगा, बंदों के हकूक़ अदा करने वाला होगा, तो ज़िंदगी बहुत आसानी से अच्छी गुजर जाती है। तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप अपने हर ज़िंदगी के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे फ़ैसलों के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगे, मदद की और ताउन की और रहमत की, और अल्लाह ताला आपकी इंशाअल्लाह ये तमाम ख्वाहिशात को पूरा फरमाएगा। और एक बड़ा अहम सवाल था मेरे जहन में इस हवाले से, लेकिन अभी जब बात को ख़त्म करूँगी तो उसमें भी आ जाएगा कि डिस्कस कर लेंगे हम उस चीज़ को कि बादुकात ये होता है कि जो इंसान की फ़ुर्सत होती है ना, और फारिग होना, वो भी लड़ाइयों को जन्म देता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके पास जो वक्त बचे, अव्वल तो वो वक्त बचता ही नहीं है। अगर एक औरत सही तरीके से अपने घर को के नज़्म ज़ब्त को बनाने के लिए, अपने बच्चों की तरबियत के लिए, घर के अमूर पे जब तवज्जो करती है, उसके पास इतना वक्त नहीं बचता है। लेकिन अगर आपके पास कोई वक्त बचता है तो उसको मस्बत और तामीरी सोच में आप गुजारें। जैसे कि मैं ख़ुद पढ़ती रही हूँ, शादी के बाद मैंने ऐसे कोर्सेज़ वग़ैरह किए हैं जिसमें मेरा वक्त सर्फ हुआ। जब बच्चे हो गए और बच्चों की तालीम तरबियत का मौका मिला, तो उस वक्त भी मेरी अपनी जो भी सिलसिला था सीखने का, वो थोड़ा सा मैंने मौकूफ़ किया और बच्चों पे वही टाइम दिया, उन पे फोकस किया, क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटी है एक माँ की। और इस हवाले से एक और चीज़ भी है कि जाते जाते ये बात बता दूं कि शादी से पहले की जो दोस्तियां होती हैं, उनको शादी के बाद ज़रूरी नहीं कि आप चलाएं। ये आपके पार्टनर पर, आपके ससुराल के माहौल पर, आपके अपने हालात और सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है कि आया कि वो दोस्तियां आप चला सकती हैं या नहीं। आपके पास इतना वक्त है, आपका शौहर पसंद करता है कि आप अपने रिश्तों के अलावा बाहर अपना टाइम स्पेंड करें। इस चीज़ को मद्देनज़र रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी अब आपका घर है। पहली प्रायोरिटी ये है। दूसरों की वजह से अपना घर ख़राब मत कीजिए कि मेरी सहेलियाँ
सहेलियां ठीक है, वो एक वक्त था जब आपको उनकी और उनको आपकी ज़रूरत थी, लेकिन बहुत सी ऐसी भी चीज़ें होती हैं, बात का तो ये सहेलियां जो मुखलिस नहीं होती हैं, आपका घर ख़राब करने का भी बाइस बन जाती हैं। हमने ऐसे देखे हैं, अपनी ज़िंदगी में देखे हैं ऐसे वाक़यात कि जहाँ एक सहेली दूसरी सहेली के साथ जेलस और हसद होने की वजह से उसके घर को ख़राब कर देती है। इसलिए आपने, ये मेरी बेटियों ने, मेरी बहनों ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि अपने घर को आपने अपने वक्त को महदूद करना है, लिमिट्स के अंदर रहना है। आपके शौहर की पसंद और अपनी पसंद दोनों की कोशिश करें कि किसी आप दरमियाने नुक्ते पे आ जाएं। आपकी बात वो मानेंगे और आप उनकी बात मानेंगे। तो मेरी जो कहानी थी उसमें एक और चीज़ बताऊं कि मैंने नशेब व फराज भी देखे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला की रहमत की ये है कि वो नशेब व फराज जब आए, बड़ी आसान तरीके से मैंने उसको मैनेज किया। ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात हमारी भी आई जैसे लोगों की आती हैं, लेकिन मैंने एक काम किया, मैंने उन मुश्किलात का असर अपने शौहर तक नहीं होने दिया, क्योंकि मुझे उनकी काबिलियत, उनके ज़ौक़, उनके शौक़ का पता था, वो उनकी सलाहियतों पे मुझे यकीन था। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती थी कि अगर मैं उन्हें छोटी छोटी बातें बताऊंगी, उनको डिस्टर्ब करूंगी, तो उनका जो इल्म का सफ़र है, तहकीक का सफ़र है, वो मुतासिर होगा। और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती थी कि वो जो अपने सीने में दर्द रख रहे हैं नौजवानों के लिए काम करने के लिए, इस मुल्क की जो जिस तरीके से इल्म के मैदान में काम करना चाहते हैं, मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी वो मुतासिर हो। क्योंकि जब इस वक्त एक बीवी का ही किरदार होता है कि वो अपने घर के छोटे छोटे मसाइल, बच्चों के मसाइल वो अपने शौहर तक ना आने दे, इसमें कोई शक नहीं कि उनका बहुत बड़ा मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी में किरदार रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही तामीरी, बहुत ही मस्बत। लेकिन मैंने भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के ये वक्त गुजारा। मैंने बच्चों की तालीमी मसाइल, उनकी तरबियत के मसाइल, उनके खाने पीने के कोई भी जो भी इश्यूज़ थे, वो सब मैंने ख़ुद डील किए। इस हवाले से उन्हें कुछ पता नहीं है। मैं सब बच्चों की जो स्कूलों में आना जाना, जो इंटरनल जो भी मसाइल हैं, मतलब ये है कि वो मैंने कोशिश की कि मैं उस मुश्किल वक्त में अपने शौहर को घर की टेंशन ना कोई देने दूँ। और मैंने एक कोशिश ये भी की कि मैं अपने घर की बातों को, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती थी कि मैं अपने इन लॉज की बातों को बाहर करूं। मैंने ऐसे किया, मैंने करके दिखाया और मुझे अल्लाह ताला ने इसका बहुत अच्छा सिला दिया, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला मेरा ज़मीर मुतमईन है। मैंने अपने घर के जो अफराद थे, मेरे ससुराली रिश्ते, मैंने उनकी कभी कोई बुराई अपने मैके में जाके नहीं की। अव्वल तो कोई बुराई थी ही नहीं, लेकिन छोटी मोटी ऐसी चीज़ें होती हैं सम टाइम आपको इरिटेट करती हैं या उनके अंदरूनी मसाइल होते हैं, मैंने कोई बात कभी नहीं की। और मेरे शौहर ने, मैं यहाँ ज़िक्र करना चाहूँगी, उन्होंने मेरे वालिदैन, मेरे बहन भाइयों को भी ऐसे ही रिस्पेक्ट दी है जैसे कि वो अपने घर वालों को रिस्पेक्ट देते हैं। उन्होंने हमेशा मुतवाज़न रवैया रखा है। और जो औरत और मर्द एक दूसरे से मोहब्बत का दावा करते हैं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर अपने आप को ज़रा जांचने के लिए ना एक क्राइटेरिया रखें। आप ये सोचें कि अगर आप अपनी बीवी से मोहब्बत का दावा कर रहे हैं तो क्या उससे मुंसलिक जितने रिश्ते हैं उनको ऑन करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। इसी तरह औरत भी अगर अपने मर्द से मोहब्बत का दावा करती है तो क्या वो उसके वालिदैन को इज़्ज़त देती है, उनकी खिदमत उस पर फ़र्ज़ तो नहीं है। मैं भी जानती हूँ कि हमारी शरीयत पाबंद नहीं करती है किसी भी बहू को कि वो अपने सास और ससुर की खिदमत करे, लेकिन माय डियर ऑल पार्टिसिपेंट्स, आप खुद बताएं कि एक औरत अगर अपनी शौहर से कहती है मैं मोहब्बत करती हूँ, तो क्या वो अपने शौहर को अपने वालिदैन के लिए जब परेशान होता देखेगी तो क्या उसे उस परेशानी में तन्हा छोड़ देगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये मोहब्बत का तकाज़ा है कि आप अपने प्यारों की मुश्किल को अपनी मुश्किल समझें उनके लिए, तो अल्लाह ताला से भी आपको इसका अजर मिलेगा। और आपके सास ससुर ऐसा कोई जालिम नहीं होता है कि आपकी की गई मेहनत को कोई ज़ाया कर दे। उनके दिल से उन जो दुआएं निकलेगी वो भी आपकी ज़िंदगी में बहुत खैर और बरकतें डालती हैं।